तो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि स्टीम और वाटर के मिक्सर का टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जो स्टेप नंबर 1 है, अपन इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे तो वी कैन इजीली रीच अप टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो स्टेप फर्स्ट में अपने को निकालना है कि हीट रिलीज बाय द स्टीम इन कंडेंसिंग इनटू द वाटर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टीम अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पर कंडेंस होगी तो वो स्टेट चेंज कर रही है, इसलिए जो वो हीट रिलीज करेगी वो ml होगी और दैट इज डेल्टा Q1 हीट। अब स्टेप नंबर 2 में अपने को निकालना है कि वाटर का जो प्रेजेंट टेम्परेचर है उससे उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने के लिए उसको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम थीटा W डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा W डिग्री सेंटीग्रेड क्या लिया अपन ने, प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है वाटर का, अपन ने मान लिया दैट रिक्वायर्स द डेल्टा Q हीट। तो फिर ये काय के इक्वल हो गई mW CW 100 माइनस थीटा W। अब अपने पास दोनों हीट आ गई, अब अपन ने इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो अब जब कंपेयर करेंगे तो आइदर डेल्टा Q1 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q2 और डेल्टा Q2 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q1। यही दो केस पॉसिबल हैं। तो अपन ने फर्स्ट केस में ले लिया कि डेल्टा Q1 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q2। इसका मतलब है कि जो वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में कम हीट की रिक्वायरमेंट है, जितनी हीट जो है स्टीम अगर पूरी कंडेंस हो रही है वो रिलीज कर रही है, उससे कम हीट की वाटर को रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि ओनली पार्ट ऑफ द स्टीम विल कंडेंस। तो अगर डेल्टा Q1 ग्रेटर है डेल्टा Q2 से तो पूरी स्टीम कंडेंस नहीं होगी, पार्ट ऑफ द स्टीम कंडेंस होगी। और इसका मतलब है कि मिक्सचर में स्टीम भी रहेगी और वाटर भी रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये उठती है कि कितना मास जो स्टीम का वो कंडेंस हुआ है। तो वो हीट किसने ली है, वाटर ने। तो अपन ने मान लिया कि जो वाटर ने हीट ली है दिस हीट डेल्टा Q2, उसको फुलफिल करने के लिए m डेस मास ऑफ स्टीम क्या हुआ है, कंडेंस हुआ है। तो स्टीम ने जो हीट रिलीज करी है m डेस LS वो काहे की इक्वल है डेल्टा Q2 के, और इससे अपन LS की वैल्यू पुट कर m डेस निकाल सकते हैं। अब जो सेकंड केस एराइज हो रहा है वो क्या हो रहा है कि डेल्टा Q2 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q1। इट मींस वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू जो हीट स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कंडेंस होने पर रिलीज कर रही है। इसका मतलब है कि स्टीम पूरी कंडेंस हो जाएगी और फिर उसके बाद भी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होगा वो भी हीट रिलीज करेगा। तो मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज के बाद इस फाइनल कंक्लूजन पे पूछा हूँ कि आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो सॉल्यूशन को, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपन ने क्या करा, इस केस में टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया और अपन ने ये लिख लिया, सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कितनी हीट अवेलेबल है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, और नीचे मास ऑफ द वाटर प्लस मास ऑफ द स्टीम इंटू CW कर दिया। अब ये जो है मास ऑफ स्टीम वाटर के मास में क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि अब स्टीम क्या हो गई है, कंडेंस हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गई है। तो अब मैं इस पर एक एक करके इलस्ट्रेशन लूंगा और उसको आपको ध्यान से समझना है। तो अब अपन एक इलस्ट्रेशन लिया मैंने कि एक नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी का एक वेसल है और हीट लॉस को क्या ले रहे हैं, नेग्लिजिबल ले रहे हैं। ये अपना एज्यूम्पशन है। जो वेसल में मास ऑफ द वाटर है दैट इज 450 ग्राम और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन जो इसमें स्टीम ऐड कर रहे हैं दैट इज 50 ग्राम स्टीम अपन ने ऐड की है और स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है। अभी अपने से पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट स्टेप में अपने क्या कैलकुलेट किया है, डेल्टा Q1 क्या है कि जब स्टीम कंडेंस होगी तो कितनी हीट रिलीज कर रही है। तो मास कितना है स्टीम का 50 ग्राम और एल कितना है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो 50 ग्राम इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम कर दिया। इसका मतलब है 22,000 कैलोरी हीट जो है वो स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कंडेंस होने में रिलीज कर रही है। अब अपन ने देखा कि वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज करने में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। तो अपन ने डेल्टा Q2 हीट सपोज कर लिया इसको,
और ये दैट इज द मास ऑफ द वाटर CW इंटू 100 माइनस थीटा W कर दिया। मास ऑफ द वाटर कितना है 450 ग्राम, CW कितना 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर कितना हो गया 100 और इनिशियल कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सोल्व कर दिया अपन ने तो 540 इंटू 80 कैलोरी दैट इज 36,000 कैलोरी। इसका मतलब है वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने के लिए 36,000 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट है, और जब स्टीम कंडेंस हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में तो वो 22,000 कैलोरी हीट रिलीज कर रही है। इसका मतलब है कि स्टीम पूरी कंडेंस हो जाएगी और उसके बाद जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होगा वो भी हीट को रिलीज करेगा। तो अपन ने मान लिया कि टेम्परेचर जो है मिक्सर का वो थीटा डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसके लिए अपन ने क्या लिखा था फार्मूला यहाँ पर, हीट अवेलेबल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू राइज टेम्परेचर ऑफ वाटर अपॉन टोटल मास MW प्लस MS इंटू CW। अब हीट अवेलेबल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, अपने पास ये 22,000 कैलोरी हीट तो कैसे आई है जब स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कंडेंस हुई है। अब वाटर को अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले जाएं अपन 100 से, तो कितनी हीट रिलीज करेगा वो, तो ये जो मास है स्टीम का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो 50 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 0 प्लस जो अपने वाटर लिया था उसका टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक डाउन जाएगा तो ये भी हीट रिलीज करेगा। तो इसकी हीट का पार्ट कितना है 540 ग्राम, तो इसका मास है इंटू C वो 1 है, और इंटू 20 से कितना टेम्परेचर डाउन गया इसका 0, तो ये पार्ट क्या हो गया वाटर ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर डाउन करने में रिलीज किया है। तो ये अपने पास ऊपर वाला पार्ट पोर्शन आ गया हीट अवेलेबल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और टोटल मास से अपन ने डिवाइड कर दिया। टोटल मास कितना है 450 ग्राम तो किसका है वाटर का, और 50 ग्राम किसका है स्टीम का, तो ये क्या हो गया 500 इंटू CW कितना होता है 1। तो ये पार्ट जो था ये तो 22,000 था, फिर जब ये 50 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में जब कन्वर्ट हुई थी और उसके बाद इसका टेम्परेचर 0 तक गया था, तो ये पार्ट है ये कितनी हीट रिलीज कर रहा है 5,000, और जो अपने पास वाटर था 450 ग्राम वो 20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आने में कितनी हीट रिलीज कर रहा है 9,000। तो इन सब का सम कर दिया दैट इज 36,000 अपॉन 500, इसको सोल्व कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर बिकम 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स अब अपन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, और उस इलस्ट्रेशन में अपन ने मास ऑफ वाटर 400 ग्राम लिया है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मास ऑफ स्टीम जो अपन मिक्स कर रहे हैं दैट इज 100 ग्राम, एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो वेसल ले रखा है उसकी हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल ले रखी है, और हीट लॉसेस को अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं। अब वो क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है कि मिक्सर का टेम्परेचर क्या होगा और मास ऑफ द स्टीम जो कंडेंस होगी प्रोसेस में वो कितनी होगी, हाउ मच मास ऑफ द स्टीम कंडेंसेस इन द प्रोसेस। तो जो स्टेप फर्स्ट है दैट इज डेल्टा Q1। डेल्टा Q1 क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि स्टीम कंडेंस होने पर कितनी हीट रिलीज करेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कंडेंस होने पर। तो जो स्टेट चेंज ले रही है तो अपन ने ml फार्मूला लगा दिया, मास ऑफ द स्टीम इज 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है इसकी 540 कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरीके से अपन ने कैलकुलेट कर दिया, और अपने को पता चला कि जो हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम दैट इज 54,000 कैलोरी। अब सेकंड स्टेप में अपन निकालते हैं कि हाउ मच हीट इज नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम द टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसलिए अपन ने फार्मूला लगाया MC डेल्टा थीटा, तो मास ऑफ द वाटर C ऑफ द वाटर 100 माइनस थीटा W। तो ये डेल्टा Q2 आ गया, मास ऑफ द वाटर कितना लिया अपन ने 400 ग्राम, CW कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो 40 से 100 हो रहा है। तो इस तरीके से अपने कैलकुलेट कर लिया, और जो हीट की रिक्वायरमेंट आ रही है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 24,000 कैलोरी। इसका मतलब है कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाने में हीट की रिक्वायरमेंट है वो कम है, और जो स्टीम है
वो ज़्यादा कंडेंस कर सकती है अगर पूरी कंडेंस हो जाए। वो कितनी कंडेंस कर सकती है? 54,000 कैलोरी। इसका मतलब है पूरी हीट कंडेंस नहीं होगी, तो अपन ने मान लिया कि पार्ट ऑफ द हीट क्या हो रही है? कंडेंस हो रही है। तो पार्ट ऑफ द हीट कंडेंस हो रही है, तो हीट जो यूज हो रही है वो है 24,000 कैलोरी, और अपन ने क्या लगा दिया? एम डेस मास कंडेंस हो रहा है स्टीम का, और जो स्टीम की लेटेंट हीट होती है वो 540 कैलोरी होती है। इस तरीके से अपने एम डेस कैलकुलेट कर दिया 24,000 अपॉन 540, दैट इज 44.5 ग्राम। इसका मतलब है कि पूरी हीट कंडेंस नहीं हो, पूरी स्टीम कंडेंस नहीं होगी। 100 ग्राम में से कितनी ग्राम कंडेंस हो रही है? 44.5 ग्राम। और मिक्सचर में स्टीम प्रेजेंट है, और इसलिए जो है मिक्सचर में स्टीम और वाटर है, सो द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या रहेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब अपन कैलोरीमेट्री का लास्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, और वो है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व क्या होता है? हीटिंग कर्व होता है कि जब अपन किसी सब्सटेंस को एक कांस्टेंट रेट से हीट करते हैं, तो उसके टेम्परेचर और टाइम में अगर अपन ग्राफ प्लॉट कर लें तो दैट इज कॉल्ड हीटिंग कर्व। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर ले रखा है और एक्स एक्सिस पर टाइम ले रखा है। तो जैसे सपोज अपन ने एक सॉलिड बॉल ले ली आयरन की, और उसको अपन हीट कर रहे हैं, तो इनिशियली उसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। कब तक राइज होगा? हीट एब्जॉर्प्शन से, जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक रीच नहीं कर जाता। तो एज सून एज इट रीचेज द मेल्टिंग पॉइंट, तो जब अपन हीट ऐड करेंगे तो अब क्या करेगा? वो स्टेट चेंज लेगा, और अपन समझ ही चुके हैं कि स्टेट चेंज के प्रोसेस में क्या रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो फिर टाइम स्पेंड हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक होल मास ऑफ द सॉलिड क्या नहीं हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो अब जब सारा पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये लिक्विड बन गया, और उसका टेम्परेचर काय के इक्वल है? मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल है। अब अपन फर्दर हीट ऐड कर रहे हैं, तो लिक्विड का टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट कर दिया। कब तक? जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया अपने पास। अब जब वो वंस द सब्सटेंस अटेन द बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर क्या होगा? फिर वापस वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन लेगा, और बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट वो काय में कन्वर्ट होगा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो उसका फिर स्टेट चेंज हो रहा है, तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर सारा का सारा लिक्विड काय में कन्वर्ट हो गया? गैस में। और अब अपन हीट देंगे तो इट विल फर्दर राइज द टेम्परेचर। तो इस तरीके से अपने को हीटिंग कर्व ड्रा कर लिया अपन ने। अब इस हीटिंग कर्व में अपने को क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है? एक तो अपने को मेल्टिंग पॉइंट पता चल रहा है इससे, और दूसरा पता चल रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो पता चल रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे? तो अपन समझ रहे हैं कि अगर अपन इस सेक्शन को ले लें OA को, तो हीट देने से टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो अपन ने डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा थीटा लगा दिया। अब हीट कितने टाइम तक दी है अपन ने? T1 टाइम तक। और रेट ऑफ हीटिंग कितनी है? P। तो डेल्टा Q की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? PT1 इक्वल टू MC थीटा M। अब इधर डेल्टा थीटा M अपॉन T1 को इधर ले गया मैं, तो इट बिकम्स P अपॉन MC। P भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, और ये है स्लोप। तो स्लोप काय के प्रोपोर्शनल हो गया? 1 अपॉन C के। तो C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्लोप। तो बेटा अपने को स्लोप देखकर पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक हीट कितनी है। तो अगर स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कम हुई है, और अगर स्लोप कम है तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो अगर अपन दो सब्सटेंस का ये ग्राफ कंपेयर करें, तो जिसमें ये स्लोप कम है उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, और जिस सब्सटेंस के लिए स्लोप ज्यादा है उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? कम है। या एक ही सब्सटेंस की डिफरेंट स्टेट में अपन देख रहे हैं कि ये तो कौन सी स्टेट थी? सॉलिड, और ये कौन सी थी? लिक्विड। तो यहाँ पर स्लोप कम हो रहा है, इसका मतलब है लिक्विड स्टेट में इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या ज्यादा एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। तो एक तो अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा, अगर अपन पार्ट AB को ले लें, फेज चेंज वाले पार्ट को किसी को, तो डेल्टा Q इक्वल टू ML लगेगा। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ हीटिंग है वो तो P है, और जो टाइम है वो T2 माइनस T1 है। तो हीट कितनी हो गई? P T2 माइनस T1 इक्वल टू ML। इससे L का एक इक्वल हो गया P अपॉन M T2 माइनस T1 के। ये दोनों कांस्टेंट है P और M। इसका मतलब है L का एक प्रोपोर्शनल है T2 माइनस T1 के। इट मींस L का एक प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द लाइन AB के। तो अगर ये लेंथ ज्यादा है इसका मतलब है लेटेंट हीट ज्यादा है, और अगर ये लेंथ कम है तो इसका मीन्स
लेटेंट हीट कम है। तो दो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए अपन कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी लेटेंट हीट ज़्यादा है किस स्टेट में और किसकी लेटेंट हीट कम है। यहाँ पर इन दोनों स्टेट में जब ये सॉलिड से लिक्विड आ रहा है और लिक्विड से गैसेज में जा रहा है, यहाँ पर भी अपन लेटेंट हीट को कंपेयर कर सकते हैं।